नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 12 को। तो क्लास 12 में हम जानेंगे ROCE रेशियो के बारे में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में ना मैंने आपको बताया था कि ROE क्या होता है। आज हम जानेंगे कि ROCE क्या होता है। ये दोनों रेशियो एक दूसरे से रिलेटेड है। जब भी आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को या शेयर को एनालिसिस करते हो तो हम ये दोनों रेशियो को देखते हैं और किसी एक रेशियो को पिक करते हैं उस कंपनी के शेयर को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है। तो अगर आपने मेरे ROE वाले लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप उसे देखें, क्योंकि आप उसे देख के बहुत कुछ समझेंगे। बट मैं आज थोड़ा बहुत कवर करूंगा क्योंकि मुझे ROCE को बताने के लिए ROE को इनडायरेक्टली बताना ही पड़ेगा, बट मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो चलो चालू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं कि इस वीडियो में आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप लास्ट में बोलोगे मज़ा आ गया, बहुत कुछ जानने को मिला, ये मेरी श्योरिटी है। तो चलो चालू करते हैं। तो देखो, ये ROE और ROCE में जो RO है ना वो कॉमन है। ठीक है, CE का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक साल में कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना रिटर्न मिलता है ये आपको ROCE बताता है, और एक साल में इक्विटी का कितना रिटर्न मिलता है ये आपको ROE बताता है। सिंपल सा फंडा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो मैं आपको इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ जो मैंने ROE में दिया था, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो एक ना कंपनी A है और एक कंपनी B है। ठीक है, कंपनी A को अपना बिजनेस चालू करने के लिए 100 रुपए के कैपिटल की जरूरत है, और कंपनी B को भी अपना बिजनेस चालू करने के लिए 100 रुपए के कैपिटल की जरूरत है। मतलब कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट जिससे आप अपने बिजनेस को करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज जानने की जरूरत है, ये इक्विटी क्या होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो इक्विटी ना शेयर को ही बोलते हैं। इनडायरेक्टली शेयर इज इक्वल टू इक्विटी होता है। ठीक है, अब जैसे कि कंपनी A को अपना कैपिटल चाहिए 100 रुपए का, या बिजनेस चालू करने के लिए उसे 100 रुपए कम से कम चाहिए, जिसे उसे कैपिटल बोलेंगे। बट कंपनी A के पास जेब में 20 रुपए है, उसके पास 80 रुपए नहीं है, और कंपनी A नहीं चाहती कि मुझे कोई भी कर्जा, डेट या उधार लोन लेना है, मेरे को पैसे चाहिए बिना किसी इंटरेस्ट या ब्याज में। तो उसका एक ही ऑप्शन होता है कि कंपनी A अपने 100 रुपए के कैपिटल के पीछे 100 रुपए की वैल्यू के शेयर रिलीज करेगी, और वो जिनसे भी पैसा लेगी उनको ऑफर करेगी कि आप मुझे इतना पैसा दो और बदले में इतना शेयर ले लो। सपोज कंपनी A के पास खुद का 20 रुपए है। ठीक है, और उसने अपने दोस्त से, फ्रेंड से, कजन से, रिलेटेड से, पेरेंट्स से, व्हाटएवर जिससे भी पैसे मांगे और बदले में उनको शेयर दिए। तो देखो, इक्विटी के मोटो को आप समझना। अगर कंपनी A के पास खुद का 20 रुपए है तो वो अपने कैपिटल जो है उसका 100 रुपए जो उसको बिजनेस के लिए चाहिए, इसके 100 रुपए के शेयर रिलीज किए हैं। तो 100 रुपए के शेयर में से ना 20 रुपए की शेयर इक्विटी कंपनी की खुद के पास रहेगी। अगर किसी फ्रेंड ने 10 रुपए दिया तो इस कंपनी के 10% की शेयर इक्विटी उसके फ्रेंड के पास चले जाएगी। अगर उसके किसी दूसरे दोस्त ने 20 रुपए दिया तो इस कंपनी के 100% शेयर इक्विटी या कैपिटल का 20% शेयर इक्विटी इसके पास चले जाएगी। ऐसे ही करते करते कंपनी A ने लास्ट में 100 रुपए इकट्ठा कर लिए। ठीक है, तो जिन्होंने जितना भी पैसा कंपनी A को दिया, कंपनी A ने उसके बदले उन्हें अपना शेयर दिया, और जिन्होंने पैसा दिया उनको उसके बदले कंपनी की शेयर इक्विटी मिल गई। तो उम्मीद करता हूं इक्विटी को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बहुत अच्छी बात है। तो कंपनी A ने ना लास्ट में 100 रुपए पूरे इकट्ठा कर लिए। मतलब कंपनी A के पास जो अब 100 रुपए है ना, पूरे इक्विटी है, यानी कि ये प्योर इक्विटी है। इसमें कोई भी कंपनी ने कर्जा या डेट या उधार नहीं लिया। अब क्या होता है, एक साल बिजनेस करने के बाद कंपनी इस 100 रुपए को 120 रुपए बना लेती है। मतलब उसने 20 रुपए का मुनाफा कमाया। तो ये जो 20 रुपए का मुनाफा कमाया ना, इसे ROE बोलते हैं, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, या कंपनी ने अपने इक्विटी पे कितना रिटर्न बनाया। अगर आपको ये ROE निकालना है ना, तो ROE का सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया था। देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी है। ठीक है, रिटर्न यानी कितना पैसा रिटर्न कमाया, तो इसका फॉर्मूला होता है रिटर्न अपॉन इक्विटी। जो भी आपकी इक्विटी है उसके ऊपर आपने कितना रिटर्न कमाया। तो देखो,
रिटर्न आपने कितना कमाया, 20 रुपए कमाया, तो यहाँ पे मैं 20 रुपए लिख दूंगा। या ये बोल सकते हो कि आपने कितना प्रॉफिट बनाया, 20 रुपए का प्रॉफिट बनाया और आपकी इक्विटी कितनी थी, 100 रुपए की, तो इसकी आरओई कितनी आ गई, 20% की। तो ये तो फंड आपको समझ आ गया कि आरओई क्या होता है और आरओई कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हमारा मेन आज का वीडियो का मोटो है कि आरओसीई क्या होता है, तो चलो इसको समझते हैं। ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। तो देखो आरओसीई का मतलब क्या होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड के पीछे आपको कितना रिटर्न आ रहा है। क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, चलो मैं आपको बताता हूं। अब देखो कंपनी बी को भी ना 100 रुपए की कैपिटल चाहिए थी अपनी बिजनेस को करने के लिए, ठीक है। तो कंपनी बी के पास भी 20 रुपए ही थे उसके खुद के पर्सनल, उसको 80 रुपए और चाहिए। तो कंपनी बी ने भी अपने 100 रुपए के शेयर रिलीज किए और अपने दोस्त, फ्रेंड, फैमिली, रिलेशन, कजन से पैसा मांगा कि भाई मुझे पैसा दो, बदले में मैं आपको शेयर दे दे रहा हूं। लेकिन कंपनी बी के पास ना 50 रुपए ही इकट्ठा हो पाए इक्विटी के रूप में। मतलब कंपनी बी ना 100 रुपए पूरा इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, भाई मेरे को नहीं है इंटरेस्ट, मेरे को अपना पैसा प्यारा है, मैं तो इधर दूंगा ऐसे दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो कंपनी बी के पास 50 रुपए इकट्ठा हुए, बट कंपनी बी को तो 100 रुपए का कैपिटल चाहिए अपने बिजनेस को चालू करने के लिए। तो कंपनी बी क्या करती है, 50 रुपए का डेट लेती है, जिसको हम कर्जा बोलते हैं। कर्जा लेती है जितने भी परसेंट इंटरेस्ट पे लेती है, मैं फिर से एग्जांपल ले लेता हूं कि 10% इंटरेस्ट पे लेती है। तो देखो अब सिनेरियो क्या होगा, अब सिनेरियो जो भी हो यहां से मैं आपको बता देता हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ठीक है। देखो चलो इसके आगे समझते हैं ताकि आप बाद में चीजों को अच्छे से समझ पाओ। मैं इसका फाइनल कैलकुलेशन आपको बता ही देता हूं। तो अब क्या होगा, देखो कंपनी बी भी ना 1 साल के बाद 100 रुपए पे बिजनेस करके 120 रुपए बना लेती, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो कंपनी बी ने भी कितने का मुनाफा किया, 20 रुपए का मुनाफा किया। लेकिन कंपनी बी के पास जो इक्विटी है वो तो सिर्फ 50 रुपए की है। कंपनी ने 50 रुपए डेट लिया हुआ है जिसका 10% इंटरेस्ट देगी वो, तो उसका इंटरेस्ट कहां से देगी, प्रॉफिट में से ही देगी ना। अगर कंपनी ने 1 साल बाद 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया है तो जो उसने 50 रुपए डेट लिया था उसका 5 रुपए जो इंटरेस्ट देना है वो तो इस प्रॉफिट में से देगी, अपने कैपिटल में से यानी 100 रुपए में से तो नहीं देगी। तो अगर आप 20 में से 5 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 15 रुपए, ठीक है। अब अगर आप कंपनी बी का आरओई निकालोगे, ठीक है, तो कंपनी बी का आरओई क्या हो जाएगा, जो प्रॉफिट यानी कि जो कंपनी ने मुनाफा कमाया, जो रिटर्न कमाया, तो कितने का रिटर्न कमाया, 15 अपॉन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी। तो कंपनी बी के पास कितनी इक्विटी है, उसके पास कैपिटल 100 रुपए का है लेकिन उसके पास इक्विटी कितने की है, 50 रुपए की है। तो आप 50 से डिवाइड करोगे तो कंपनी बी के केस में इसका आरओई आ जाएगा 30% का। समझ गए आप। तो इससे यहां पे पहली बात ये क्लियर होती है कि कंपनी ए ने लोन नहीं लिया था तो कंपनी ए का आरओई सेम केस पे 20% आ रहा था, और कंपनी बी ने लोन लिया हुआ है तो उसका आरओई बढ़ के आ रहा है। तो हमेशा जब भी आप किसी भी कंपनी के आरओई को देखें तो अगर उसका आरओई बढ़ा हुआ दिख रहा है तो आपको ये देखना रहता है कि उस कंपनी ने लोन यानी कि कर्जा तो नहीं लिया हुआ है। अगर उस कंपनी ने कर्जा लिया हुआ है और उसका आरओई बढ़ के दिख रहा है मतलब वो फर्जी आपको आरओई शो कर रहा है या कुछ तो वहां पे गलत है, वो कंपनी अपने आप को गलत या फ्रॉड साबित कर रहा है, ठीक है। ये फंड आपको क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं आरओईसी यहाँ पे कैसे होगा। देखो कंपनी बी के केस में क्या है कि कंपनी बी के केस में हम आरओई निकाल रहे हैं जो कि इसके इक्विटी पे ही कैलकुलेट हो रहा है, बट हमने तो डेट का कुछ लिया नहीं। तो ये जो आरओसी है ना यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्या होता है, ये इक्विटी प्लस डेट दोनों को कैलकुलेट करके आपको प्रॉफिट या कैलकुलेशन देता है। इसीलिए हम इसे आरओसीई बोलते हैं। जैसे कि जब आपने कंपनी बी का आरओई निकाला तो आपने प्रॉफिट लिया और प्रॉफिट के नीचे सिर्फ इक्विटी को लिया, डेट को तो छोड़ दिया ना आपने। मतलब कंपनी का पूरा कैपिटल, तो कंपनी के पूरे कैपिटल में तो इक्विटी और डेट पूरा आ रहा है ना, इसीलिए हम इसे कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं कि कंपनी का ओवरऑल कैपिटल चाहे उसमें इक्विटी हो चाहे उसे डेट हो, ये दोनों के कैलकुलेशन को बताने का काम करता है आरओसीई। और कंपनी के सिर्फ इक्विटी, अगर कंपनी का कैपिटल 100 है और पूरा चलो एग्जांपल से अब एकदम बेस्ट एक लाइन में समरी में बताता हूं। अगर कोई कंपनी है उसका कैपिटल 100 रुपए का है
बट उस कंपनी के पास इक्विटी 50 रुपए की है और 50 रुपए का डेट है, तो अगर आप आरओई देखोगे तो आरओई उसके 50 रुपए इक्विटी का कैलकुलेशन बताएगा, डेट को छोड़ देगा। बट जो आरओसी होता है ना, उसके पूरे कैपिटल को लेता है, मतलब वो उसके इक्विटी पोर्शन को भी लेगा और उसके डेट पोर्शन को भी लेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया होगा कि आरओई क्या होता है और आरओसी क्या होता है। अब एक सबसे बड़ा और सबसे मेन क्वेश्चन है कि आपको कब आरओसीई को देखना है और आपको कब आरओई को देखना है, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी जीरो डेट पे है, अगर किसी कंपनी का कोई कर्जा नहीं है, जीरो है, तो उस केस पे आपको आरओई को देखना है। अगर किसी कंपनी ने कर्जा लिया हुआ है तो इस केस पे आपको आरओसीई को देखना है, ठीक है। क्यों? रीजन जानते हैं, रीजन के साथ जानते हैं। देखो एग्जाम्पल के लिए ना बी कंपनी को लेते हैं। ये थोड़ा सा मैश हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं क्योंकि मैंने आपको तो फंडा समझा दिया। ये जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई कंपनी डेट फ्री है, यानी 0 रुपए का कर्जा लेके वो कंपनी चल रही है, ठीक है, तो आपको आरओई को देखना रहता है। चलो मैं बी कंपनी का एग्जाम्पल लेता हूं। बी कंपनी का कैपिटल 100 रुपए का है, उसने ना 50 रुपए के उसके पास इक्विटी है और 50 रुपए का उसके पास डेट है। यही हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया। तो कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास कर्जा है, तो अगर आप इस केस में आरओई को देखोगे तो आरओई तो बस इसके इक्विटी को दिखाएगा, इसके कर्जे को दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। तो इस केस पे अगर किसी कंपनी के पास कोई मतलब वो है, क्या है, डेट भी है, इक्विटी है, तो इस केस पे आपको आरओसी देखना है, क्योंकि आरओसी का तो काम है पूरे कैपिटल को दिखाना। वो कंपनी के पास इक्विटी हो, कंपनी ने कर्जा लिया हो, किससे लिया हो, कितने इंटरेस्ट पे लिया हो, सबका पूरा आपको देता है। तो आपको ये समझ आ गया कि आपको आरओई को कब देखना है और आरओसी को कब देखना है। अगर कोई कंपनी डेट फ्री है, उसने 1 रुपए का कर्जा नहीं लिया, जीरो है उसका डेट, तो आपको आरओई को देखना है क्योंकि आपको ट्रू वैल्यू दिखाएगा। और अगर कोई कंपनी कर्जा ली हुई है थोड़ा या बहुत ज्यादा या बहुत ही ज्यादा, तो आपको आरओसी के साथ चलना, क्योंकि आरओसी आपको पूरा सीन दिखाता है, सिनेरियो दिखाता है। चलो मैं लेके चलता हूं आपको अपने ऐप के स्क्रीन पे, जहां पे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किसी भी कंपनी के शेयर के आरओई और आरओसीई को आप कैसे देखेंगे और कैसे एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं। आरओई और आरओसी को समझने के लिए ना मैं आपको स्क्रीनर ऐप पे लेके चलता हूँ, क्योंकि इस ऐप में आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगा। चलो तो मैं आपको फिर से एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में ही बताना चाहूँगा, ठीक है। मैं आपको लेता हूँ पीएनजी कंपनी, आपने नाम सुना होगा। तो अगर आप इसके रेशियो की तरफ आएंगे तो ये इसका रेशियो है, ठीक है। मैं अपने फ़ोन में हॉरिजॉन्टल व्यू ले रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से व्यू कर सकें, ठीक है। आप वर्टिकल व्यू में भी अपने फ़ोन में एक्सेस कर सकते हैं, और मैं आपको लैपटॉप में नहीं बता रहा हूँ ताकि आप फ़ोन से ही कर सकें, आपको लैपटॉप की नीड ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रेशियो एनालिसिस मैंने रखा है ना, ये कुछ तो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, बाकी मैंने ऐड किया है अपने नीड के अकॉर्डिंग। अगर आपको भी किसी रेशियो को हटाना है या ऐड करना है तो नीचे यहाँ पे एडिट रेशियो में क्लिक करके आप कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने रेशियो एनालिसिस के ऊपर। तो देखो अगर मैं पीएनजी कंपनी की बात करूँ तो इस कंपनी का जो आरओई है वो 80 का है और इस कंपनी का जो आरओसीई है 101 का। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस कंपनी में 100 रुपये लगाए हैं तो वो कंपनी का आरओई ये बोल रहा है कि उसने आपके 100 रुपये को 180 रुपये बना के दिया है, और आरओसीई ये बोल रहा है कि उसने जस्ट डबल कर दिया, 100 रुपये को 201 रुपये कर दिया, यानी डबल का रिटर्न दे दिया, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डेट देखना रहता है। तो आप देखो इस कंपनी का डेट भी ज़ीरो है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा साइन है। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब किसी कंपनी का डेट ज़ीरो है तो आपको हमेशा आरओई के साथ जाना चाहिए। रीज़न बिहाइंड ये है कि आरओई आपके इक्विटी वाले रेशियो को बताता है। अगर किसी कंपनी का डेट ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है, वो कंपनी प्योर इक्विटी बेस्ड कंपनी है। तो प्योर इक्विटी बेस्ड कंपनी को बताने का काम कौन करता है? आरओई करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउट आपका होना चाहिए, जैसा कि मेरा था, कि जब ये कंपनी का डेट ज़ीरो है तो इसका, जब ये कंपनी ने एक भी कर्जा लिया ही नहीं है, तो इसका आरओई और आरओसी अलग क्यों है?
इसका आरओई और आरओसी तो एक जैसा होना चाहिए। तो इसे समझाने के लिए ना मैं सबसे पहले आपको एक ऐसी कंपनी लेके चलता हूँ जिसने कुछ कर्जे लिए हों। तो चलो हम इसी के पीयर्स कंपनी को लेते हैं। यहाँ पे पीयर्स दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पीयर्स में क्लिक करता हूँ तो इस कंपनी के पीयर्स में ना हिंदुस्तान यूनिलीवर आता है, जिसको HUL बोलते हैं, फेमस कंपनी, आप इसको जानते होंगे। कोलगेट आता है और जिलेटी इंडिया आता है, ठीक है। तो चलो मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही एग्जांपल लेके आपको चलता हूँ। मैं यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर के रेशियो एनालिसिस में आ गया, ठीक है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में आप देखो कि इस कंपनी का जो ROE है वो 20 का है और इस कंपनी का जो ROCE है वो 27 का है और इस कंपनी ने कर्जे लिए हुए हैं। कितना कर्जा लिया हुआ है? 0.03। तो कई ऐप में ना ये जो आपको डेट टू इक्विटी है ये वैल्यू के रूप में बताएगा, कई ऐप में ये आपको पॉइंट के रूप में बताएगा। अगर आपको एग्जैक्ट देखना है कि इसने कितना कर्जा लिया हुआ है तो आप क्या करो, ये जो बैलेंस शीट दिख रहा है, बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट पे क्लिक करने के बाद ये जो आपको थर्ड सेक्शन दिख रहा है बोरोइंग, ये इसका कर्जा है। तो इसने कितना कर्जा लिया हुआ है? 1484 करोड़ का कर्जा लिया हुआ है। चलो वापस से मैं आता हूँ रेशियो एनालिसिस पे। तो देखो अब इसने क्या किया है ना, 1484 रुपए का कर्जा लिया हुआ है, जिसे 0.03 यहाँ डेट टू इक्विटी परसेंट के रूप में या पॉइंट के रूप में शो हो रहा है। तो अब देखो, अब ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है इसके पास 100% इसकी इक्विटी नहीं है, इक्विटी कम है और कुछ इसने कर्जा भी लिया हुआ है। तो जो ROE बता रहा है ना वो आपके सिर्फ इक्विटी वाले फंडे को बता रहा है, बट जो ROCE बता रहा है ना वो इक्विटी प्लस डेट यानी दोनों पूरे ओवरऑल कैपिटल को दे रहा है। तो जब कोई कंपनी डेट ली हुई तो हमेशा आपको ROCE को देखना है। अब मैं आता हूं जो मैंने PNG कंपनी में बताया कि अगर उसका डेट 0 है तो भी दोनों इक्वल क्यों नहीं है, इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ROE और ROCE कैसे निकलता है। तो ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैं आपको सिंपल सा बता दूं। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कंपनी ने अपने इक्विटी में एक साल में कितना रिटर्न कमाया या कितना प्रॉफिट कमाया। और ROCE भी सेम होता है, बट उसमें ना हम ओनली इक्विटी के रिटर्न को नहीं देखते, इक्विटी प्लस डेट दोनों के रिटर्न को देखते हैं। तो देखो अगर हमें ROE निकालना है ना तो ROE निकालने के लिए हमको ये चाहिए कि कितना प्रॉफिट यानी कि रिटर्न कमाया। तो प्रॉफिट देखने के लिए आप चले जाओ प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में, यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे आपको दिख रहा है नेट प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है नेट प्रॉफिट। तो देखो HUL के केस में इन्होंने नेट प्रॉफिट कमाया है 10,282 करोड़ रुपए, ठीक है। तो 10,282 करोड़ को हम रखेंगे न्यूमरेटर में यानी कि अंश में, और हर के लिए यानी डिनोमिनेटर के लिए हमको चाहिए इक्विटी। तो इक्विटी हमें मिलेगी बैलेंस शीट से। आप बैलेंस शीट में जाओगे ना तो ये जो आपको इक्विटी कैपिटल और रिजर्व दिख रहा है यानी कि 235 करोड़ और 50,983 करोड़, जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो ये HUL का टोटल इक्विटी हो जाएगा। तो जब आप ROE निकाल रहे हो तो आप नेट प्रॉफिट को ले रहे हो प्लस उसको डिवाइड कर रहे हो आप इस कंपनी के इक्विटी से, तो आपको ROE निकल गया। क्लियर होगा फंडा। लेकिन जब आप ROCE निकालोगे तो ROCE के केस में हम क्या करते हैं, डेट को भी कंज्यूम करते हैं। तो ROCE के केस में सिनेरियो बदल जाता है। देखो ROCE का हम कैसे कैलकुलेशन निकालेंगे, ROCE के लिए भी आपको चाहिए कि कंपनी ने अपने डेट प्लस इक्विटी में एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया या कितना रिटर्न बनाया। तो इसके लिए आप क्या देखोगे, वापस से आप प्रॉफिट में जाओगे। अब ना आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं लोगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट में क्या होता है, डेट या अदर एक्सपेंसेस जो भी कंपनी ने लिए रहते हैं या किए रहते हैं वो माइनस होके दिखाता है। तो ROCE के केस में हम लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपके डेट इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो ROCE के केस में हम जो अपना रिटर्न ले रहे हैं वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले रहे हैं, और जो हम इक्विटी लेंगे ना, वापस से बैलेंस शीट में जाता हूँ तो इक्विटी के लिए भी मैं लूंगा इक्विटी कैपिटल, रिजर्व और बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब कर्जा। तो 235 करोड़, 50,983 करोड़ और 1484 करोड़। तो आप समझ गए होंगे कि ROE के केस में मैं नेट प्रॉफिट ले रहा था और इक्विटी कैपिटल और रिजर्व को ले रहा था, बट ROCE जो कि कैपिटल और डेट दोनों का रिजल्ट देता है, मतलब ओवरऑल कैपिटल का रिजल्ट देता है, उस केस में मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ले रहा हूं और इक्विटी में इक्विटी कैपिटल, रिजर्व और बोरोइंग साथ को ले रहा हूं। इसीलिए दोनों की वैल्यू में डिफरेंट आता है, ठीक है। और इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ROE और ROCE दोनों अलग अलग है। तो
तो अगर अब मैं HUL की बात करूं तो HUL ने 1400 या 1500 करोड़ का डेट लेके रखा है। तो क्योंकि इस कंपनी ने डेट लिया है तो ROE तो इसके डेट वाले कैलकुलेशन को नहीं बताएगा, ROE इस कंपनी के सिर्फ इक्विटी वाले कैलकुलेशन को बताएगा। तो इस केस पे आपको ROCE देखना चाहिए। चलो अब वापस से आते हैं, इसके पीयर कंपनी में कैलकुलेट करता हूँ और वापस से मैं आता हूँ PNG में जिसका डेट 0 है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ROE और ROCE क्यों अंतर है। ये कंपनी 0 डेट है उसके बावजूद भी। आपको फिर से इसके डाटा दिखा देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। चलो सबसे पहले हम प्रॉफिट और लॉस में जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, जब आप ROE कैलकुलेट करोगे ना तो आप नेट प्रॉफिट को लोगे जो कि 745 करोड़ है, और जब आप ROCE कैलकुलेट करोगे ना तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लोगे जो कि 1067 करोड़ है। तो आपको अंतर समझ आ गया होगा। और सेम जब आपको इसका इक्विटी चाहिए रहेगा, आप बैलेंस शीट में जाओगे तो देखो ROE के केस में जो हमारी इक्विटी होगी वो होगी कंपनी की इक्विटी कैपिटल और कंपनी के रिजर्व। लेकिन जब आप ROCE निकालोगे तो आप इसके बोरोइंग्स को भी ऐड करोगे। इसीलिए ये रीज़न है कि आपको इसके ROCE और ROE में डिफरेंट मिल रहा है। बट क्योंकि इसकी डेट टू इक्विटी 0 है तो यहाँ पे आपको ROE को ही देखना है, ठीक है। अब एक यहाँ पे दो फंडे आपको मेन बताना चाहूँगा। पहला ये कि कोई कंपनी का ROE या ROCE बहुत अच्छा है, कंपनी डेट है या नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूसली रहेगा। अगर मैं बात करूँ आज से 3 से 4 साल पहले, तो मैंने जो इसका पीयर कंपनी दिखाया हिंदुस्तान लीवर, मैं लेके चल देता हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का आप देख सकते हो कि ROE 20 का आ रहा है और ROCE 27 का आ रहा है। आज से 3 से 4 साल पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर का ROE 80% कुछ का था और ROCE 110 से 120% कुछ का था। मतलब आज से 4 साल पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर भी डेट फ्री कंपनी थी, इसका डेट 0 था। बट 4 साल बाद इसका सिनेरियो कुछ और है। तो कंपनी अपने हर साल बिजनेस के ऊपर उसके रेशियो चेंज होते रहते हैं। आपको हमेशा करंट रेशियो को एनालिसिस करना चाहिए या पास्ट 3 ईयर 5 ईयर्स के रेशियो को एनालिसिस कर लेना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको फिर से लेके चलता हूँ उस कंपनी में जिसका हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फिर से उस कंपनी में जिसका डेट लगभग 0 है, लगभग नहीं 0 ही है, ठीक है। ये हम आ गए PNG कंपनी में, ठीक है। तो देखो इस कंपनी का डेट 0 है तो डेफिनेटली आप ROE को देखोगे, बट 80% ROE को देख के बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि एक टर्म और है जिसके कारण कंपनी अपना ROE बढ़ा लेती है, जिसको बोलते हैं डिविडेंड देके। अगर किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा है तो वो ऐसा ROE बढ़ाने के लिए करती है। क्या इसका फंड है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। चलो, तो डिविडेंड यील्ड को या ROE कैसे बढ़ाती है इसको समझने के लिए ना आपको देखना पड़ेगा इस कंपनी का बैलेंस शीट, ठीक है। तो इस बैलेंस शीट में मैंने जैसे कि आपको बताया इस कंपनी की इक्विटी 2 होती है, एक इक्विटी कैपिटल और एक रिजर्व, ये दोनों होता है। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। मतलब PNG का जो इक्विटी कैपिटल दिख रहा है वो 32 करोड़ का दिख रहा है और इसका रिजर्व दिख रहा है 1020 करोड़ का। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसके लिए मैं आपको फिर से एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, ठीक है। कि मैं आपको 2 सिचुएशन लेता हूँ, एक पहला सिचुएशन लेता हूँ और एक दूसरा सिचुएशन लेता हूँ। पहले सिचुएशन में आपने क्या किया, आपने अपनी कंपनी खोली जिसकी कैपिटल 100 रुपए की थी, ठीक है। 1 साल बाद बिजनेस करके ना आपने 200 रुपए 100 रुपए और बनाए। 1 साल बिजनेस करने के बाद आपका टोटल इनकम हो गया 100, मतलब 100 रुपए आपने और इस 100 रुपए के ऊपर कमा लिया। तो ये जो 100 रुपए जो आपकी स्टार्टिंग में आपका कैपिटल था ये आपके इक्विटी कैपिटल में आएगा, और 1 साल काम करने के बाद जो आपने 100 रुपए एक्स्ट्रा बनाया ये आपके रिजर्व में आएगा, मतलब ये आपका प्रॉफिट वाला इनकम है, ठीक है। तो ये अंतर होता है। मतलब कि PNG के केस में जो 32 करोड़ रुपए है ये इनकी एक्चुअल में कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल, और जो 1020 है ना ये इन्होंने प्रॉफिट बनाया हुआ है, इसलिए ये रिजर्व में पड़ा है। तो देखो जब ये कंपनी मेरी है तो 1 साल बाद जब मैंने 100 रुपये बनाया तो 2 केस हो सकता है। पहला केस क्या होता है कि दूसरे साल क्या करूंगा कि ये जो 100 रुपये रिजर्व में पड़े हुए हैं ये मैं खुद को दे दूंगा डिविडेंड के रूप में, कि हाँ मैं ये खुद को दे रहा हूँ, मेरे पास डिविडेंड आ जाएगा। या अब इसे आप शेयर होल्डर के रूप में भी समझ सकते हैं कि अगर इस कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स है जिनके पास इस कंपनी के शेयर पड़े हैं, तो अगर 1 साल बाद ये 100 रुपये में रिजर्व में रहने देता हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर ये 100 रुपये मैं खुद को डिविडेंड के रूप में दे दे रहा हूँ तो मेरे पास 1 साल बाद कितने रुपए हो जाएंगे, 200 रुपये हो जाएंगे। मतलब कि मेरे पास थे 100 रुपये, 1 साल बाद 200 हो गए, मतलब मेरे पास 2 गुना पैसा आ गया।
तो मैंने 2 गुना पैसा कमा लिया, मतलब कि मैंने 1 रुपए के बदले 2 रुपए कमा लिया। तो जब मैंने 2 रुपए कमाया तो मेरा तो आरओई 2 रुपए के अकॉर्डिंग बड़ा दिखेगा। अब दूसरा सिनेरियो क्या, दूसरा सिनेरियो समझते हैं। दूसरे सिनेरियो में क्या था, मेरे पास 100 रुपए का कैपिटल तो था, मैंने 1 साल बाद उससे 100 रुपए और कमा लिया, तो ये 100 रुपए मेरी कैपिटल हो गई, ये 100 रुपए मेरे रिजर्व में चल गई। बट मैंने ना ये खुद को डिविडेंड के रूप में नहीं दिया, इसको मैंने रिजर्व में ही पड़े रहने दिया। तो इनडायरेक्टली मेरे पास कितना पैसा आया, 100 रुपए आया, मतलब मैंने 1 रुपए के बदले 1 रुपए ही कमाया। तो इस केस पे जो मेरा आरओई दिखेगा ना वो कम दिखेगा, क्योंकि आरओई तो 100% इक्विटी पे ही बेस्ड होता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि सेम कंपनी क्या करती है। मैं वापस से समरी में आता हूं कि अगर कंपनी, बैलेंस शीट में आता हूं वापस से, अगर कंपनी अपने रिजर्व के पैसे में से शेयर होल्डर को खूब डिविडेंड बांट रही है, तो इनडायरेक्टली शेयर होल्डर का पैसा तो बढ़ रहा है, तो उसका आरओई ज़्यादा दिखेगा। इसीलिए अब ऐसा जरूरी नहीं कि कंपनी आरओई को बढ़ाना चाह रही, अगर कंपनी के रिजर्व में एक्चुअल में पैसा पड़ा हुआ है तो कंपनी डिविडेंड बांटती है। बट आपको ये देखना रहता है कि कंपनी का डिविडेंड यील्ड ना 1 से 1.5% या मैक्सिमम 2% पे ही रहना चाहिए। अगर किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड 7%, 10% के आसपास है, मतलब वो कंपनी अपना आरओई बढ़ाने के लिए इतना सारा डिविडेंड बांट रही है। तो अगर किसी कंपनी का डिविडेंड 1 से 1.5% का है तो वो बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करता हूं कि आरओई और आरओसी को आपको कब देखना है, किस कंडीशन पे देखना है, क्या क्या आपको टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करना है, ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि आरओई और आरओसीई में क्या अंतर होता है, दोनों क्यों यूज होते हैं, कब यूज होते हैं, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर अब भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, या मैं आपके लिए पर्टिकुलर कुछ दूसरा एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नोटिफिकेशन बटन को जरूर प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिले। आप चाहें तो मुझे मेरे अदर सोशल मीडिया लिंक जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो क्या कर रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मैंने उसका भी लिंक दिया है, ओपन करो, सिंपल सा प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई रेशियो के एनालिसिस के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।